नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है, आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 3 केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। और इनके पहले वाला और यूनिट आपने पूरा देखा होगा, तो ये हमारा लास्ट यूनिट है। इसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला हमारा जो यूनिट था उसमें भी 3 चैप्टर मिले और दूसरा यूनिट में भी 3 चैप्टर मिले। कुल मिला के 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जो चौथा पांचवा छठवा जो आपका यूनिट है, सेकंड ईयर का है ना, सेकंड सेमेस्टर का बीएससी का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, तो मैंने पूरा उनको डिटेल किया हुआ है। आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाके उनको जरूर देखिएगा। अगर ये तीसरा यूनिट अगर कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आपका जो दूसरा यूनिट है उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, लास्ट जो हमारा यूनिट है उनको हमने कवर कर दिया है पूरा। जो आपने देखा 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। आपने पढ़ा होगा कोलाइड के बारे में, और जितना सारा टॉपिक है उस सबको आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। कुल मिला के आपको रिवीजन बस करना है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर रहा वो भी काफी अच्छा रहा, तो उन सभी चीजों को मैंने कवर कर दिया है। ये हमारा जो तीसरा यूनिट है, इनको हम लास्ट में पढ़ाएंगे करके इनको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हर बच्चे को समझ में नहीं आता है, राइट ना। तो इनको कम भी थोड़ा तैयारी करेंगे चलेगा, इससे हमको थोड़ा कम नंबर मिल जाएगा चलेगा, लेकिन आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रख के चलिएगा। देखिए, हर स्टूडेंट का एक अलग अलग पार्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक, जैसे कि किसी को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पढ़ना पसंद है और किसी को ऑर्गेनिक, किसी को इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो आपको क्या पसंद है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चों चैनल में नए आए हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं हमारे भारत देश के, जिनका सिलेबस सेम है, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से तैयारी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से जो सीक्वेंस से वीडियो मिल रहा है ना आपको, आपको मिलेगा नहीं। और एक भी ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैं समय से पहले दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 15 दिन एग्जाम बचा है आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। मैं सिर्फ मार्गदर्शन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ ये टॉपिक आपको कवर करनी है। बाकी तैयारी तो आप ही करेंगे ना। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको राह दिखाने वाला हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को देखिए। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे, जब आपके पास समय कम है और आपको समझना है चीज़ों को, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तीसरा यूनिट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदर्श तथा वास्तविक गैस का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग लेके चलेंगे। और जो एग्जाम में नहीं पूछने की संभावना है, एग्जाम में नहीं आए हैं, उन चीज़ों को हम लोग साइड में रख करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त है नहीं कि हम लोग सबको पढ़ सकेंगे, राइट ना। तो इनको ध्यान में रख करके चलना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, कोई भी पदार्थ होते हैं उनके 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं 3 प्रावस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये विभिन्न अवस्थाएं दो परस्पर विरोधी बलों के द्वारा आपस में क्या होते हैं, सामंजस्य फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये बल होते हैं पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो कि अणुओं को आपस में बांधने का काम करते हैं। उनको हम लोग कौन सा ऊर्जा कहेंगे? उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसी का कारण अणुओं के जो गति करने की प्रवृत्ति होती है। अब ये इस प्रकार होंगे, इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा आपको देख लेना है आपके पास अगर वक्त है। अगर बच्चों इस इंपॉर्टेंट समय को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, इनको आप इनका वैल्यू नहीं करेंगे, तो आपको कल के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। काफ़ी अच्छा सिलेबस है, ठीक है, तो इनको ध्यान से करिएगा। अगर बच्चों आपको जूलॉजी का अगर वीडियो चाहिए मुझे इस तरह से सीक्वेंस से, उनका तो सिलेबस छोटा है, मैं मुश्किल से 15 दिन में कवर कर दूंगा। लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा कि जूलॉजी का अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे ढंग से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका पहला बिंदु क्या है। यदि उष्मीय ऊर्जा जो थर्मल एनर्जी होती है आकर्षण बल से काफी अधिक होती है, तो पदार्थ गैसीय अवस्था में रहता है। ये छोटा छोटा चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है। भाई, अगर आप में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप कर पाएंगे। आप में इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा कल के लिए। इसके अणु अति उच्च वेग से गति करते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल इन्हें बांध रखने में अपर्याप्त होते हैं। अगला है, अच्छा, इनके अंतर्गत दो चीजें दी हैं। यह ताप एवं दाब परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है और निम्न घनत्व एवं
उच्च हमारे पास जो संपीड्य होते हैं वो होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, ये पहला को पढ़ें, उसके बाद सीधा आप दूसरा को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनको अभी आपको रटना नहीं है, आपका आगे जो टॉपिक है इसी से क्लियर होने वाला है, इसीलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। यदि जो आकर्षण बल है उसमें ऊर्जा से थोड़ा अगर अधिक हो तो पदार्थ जो होते हैं वो द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा तो होती है परंतु आकर्षण बल के अधिक होने के कारण अणु गति करने के लिए क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तीसरा बात है, यदि अणुओं के मध्य आकर्षण बल ऊष्मीय ऊर्जा से काफी अधिक होता है तो अणु अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, है ना, और पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं। इस तरह से बच्चों ये तीन बिंदु को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग जो आदर्श गैस होते हैं उनका बिहेवियर क्या है। जो गैस होते हैं उनके अणु गति जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, बिहेवियर ऑफ द यल गैस है ना, आइडियल गैस है, और काइनेटिक्स मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, ये आइडियल है ना, आइडियल मतलब आदर्श गैस होगा। स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है। ठीक, देखते हैं कुछ इनका बिंदु है, क्या क्या है उनको समझते हैं। ऐसे गैसें जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परास के लिए गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श गैस कहलाते हैं। इतना आपको एक एक डेढ़ लाइन लिखेंगे आप तो आपको 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल फिर दे के उनको एक्सप्लेन करेंगे। आदर्श गैस के लिए दिया गया सिद्धांत गैसों को अणुगति सिद्धांत कहलाता है। ये 2 लाइन आप लिखेंगे। अनेक जो साइंटिस्ट है जैसे कि बर्नौली है, क्रोनिंग है ना, मैक्सवेल है, बोल्टजमैन है और वाटरसन है, इन सभी ने क्या किया, अणुगति सिद्धांत को समझाने के लिए आया। उनकी जो लक्षण होते हैं, अभिवृत्ति होते हैं, करेक्टर होते हैं, पास्टुलेट होते हैं, वो क्या होते हैं समझते हैं। गैस अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सब पेपर में आपको पूछेंगे नहीं, पेपर में आपको आदर्श गैस क्या होते हैं ये आपको याद करना है। ठीक है, अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इन छोटे कणों को अणु कहते हैं, है ना। ये अणु गोलाकार होते हैं, दृढ़ होते हैं मतलब रिजिड होते हैं, और नग्न आकार के होते हैं। किसी गैस के सभी अणुओं की जो संरचना और द्रव्यमान समान तो होते हैं, किंतु अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं, और गैस के अणु प्राप्त आयतन में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जैसे आप बच्चों देख पाते हैं, ये जितना लाइन दिया हुआ है आप समझिए। देखिए गैस के अणु छोटे छोटे होते हैं, उनके आकार, उनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, और एक तरह से गोलाकार होगा, नगण्य होगा, सूक्ष्म आंख से देखने में थोड़ा हमको एकदम छोटा दिखाई देगा, और इससे दिखाई तो नहीं देगा, है ना। और अगर हम इनको देखें बच्चों तो इनका फैलने की क्षमता का बात करें तो ये बहुत ज्यादा फैलने की क्षमता रखते हैं। देखिए ठोस कम कम फैलते हैं, द्रव थोड़ा ज्यादा फैलेगा, और गैस उनसे और ज्यादा फैलेगा। क्लियर। गैसे के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में लगातार गतिशील रहते हैं। ये अणु निरंतर आपस में तथा पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। जैसे आप अपने घर में देखे हैं, मान लीजिए गर्मी या ठंडी के दिन है, यहाँ मान लीजिए गैस भरा हुआ है, यहाँ से इधर टकराते हैं, इधर इस तरीके से टकराते रहते हैं। कुल मिला के गैस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इनको सभी बच्चे जानते हैं। अणु एक समान वेग, है ना, से सीधी रेखाओं में तब तक गति करती रहती है जब तक कि वे वह दूसरी अणु अथवा पात्र की दीवार से टकरा ना जाए। सही बात है। देखिए वो एक दिशा में गमन कर रहे हैं मान लीजिए ऐसे, और उनके बाधा में अगर उनके मार्ग में कोई अगर बाधा करने वाला कोई अगर नहीं आएगा तब तक वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा अणु आकर के इधर पे टकरा गया तो उनका दिशा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। यदि उनके मार्ग में कोई दीवार आ जाते हैं तो उनके मार्ग में दीवार जैसे आया तो दीवार से टकराने के बाद अपने जो रूट होगा, मार्ग होगा, उनको चेंज कर लेगा। अगला है, गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता है, और न ही गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस का दाब गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से तथा आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। टकराने की संख्या जितनी अधिक होगी गैस का दाब उतना ही क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। अगला देखते हैं 7वां, अणुओं के मध्य जो टकराव होते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि टकराव के फलस्वरूप ऊर्जा का ह्रास होता है, सॉरी ह्रास नहीं होता है। बस इतना आपको करना है। अरे एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला है, गैस जो अणु की औसत गतिज ऊर्जा 1/2 mv का स्क्वायर, गैस के परम ताप
टी के समानुपाती होती हैं। ताप बढ़ाने से गैस की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, जिससे गैस अणुओं का वेग क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास ये सभी जो अवधारणा है, पास्टुलेट है, केवल आदर्श गैस पर ही लागू होते हैं। अब ये सब अगर फॉलो हो रहा है तो हमारा आदर्श गैस होगा, अगर फॉलो नहीं होगा तो ये हमारा आदर्श गैस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज हम लोग समझ गए। ऊपर के बिंदु को अगर आप पढ़ लिए तो ये सब चीज आप कवर कर सकते हैं। आपके पास बुक होना जरूरी है बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन प्लीज बच्चों वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके आप देखें। अगर थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को अगर आप बच्चों देख लेते हैं तो आपके जो नॉलेज का पावर होगा, कम से कम आप में पढ़ने की एक टेंडेंसी होगी कि आप कौन चीजों को पढ़ें, क्या को ना पढ़े। आप में एक आदत आदत हो जाएगा, और आदत, अच्छा आदत अगर आप में आ रहा है तो बहुत अच्छा चीज है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एवोगैड्रो। अच्छा, एवोगैड्रो को हम लोग नहीं देखते हैं, एवोगैड्रो नियम क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले जो एग्जाम में आते हैं, जो बायल्स के नियम, चार्ल्स के नियम, इनको हम लोग पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, यही हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं बायल्स का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह भी आपका आयतन है, अब पी क्या है, आपका प्रेशर है। स्थिर ताप पर अगर टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, उन पर कोई चेंज नहीं है, तो किसी भी गैस के जो निश्चित मात्रा का आयतन, ये देखिए आयतन है, ठीक है, उनके प्रेशर, प्रेशर मतलब पी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात इस तरह से लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, भी प्रोपोर्शनल है, वन अपन क्या है, पी लिख सकते हैं। जब समानुपाती को व्युत्क्रमानुपाती को हटाएंगे तो बच्चों हम लोग क्या लगा सकते हैं, के, और के का गुणा वन के साथ होगा तो ऊपर चला जाएगा, जहां पर के एक स्थिरांक है। समीकरण एक जो होते हैं हमारे पास, इसका मान क्या होगा, गैस की प्रकृति के ऊपर, गैस के ताप के ऊपर और गैस की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात जो के एक स्थिरांक है और इसका जो मान होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये गैस का नेचर क्या है, गैस का जो ताप क्या हो सकता है, और गैस की जो मात्रा होती है वो क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अतः P बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं K का मान हम लोग लिख सकते हैं, P गुड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास V हो जाएगा। तो P इंटू भी यहाँ पर हो गया गुणा होकर के, जहाँ के एक स्थिरांक है। किसी गैस की प्रारंभिक अवस्था में जो दाब और आयतन क्रमशः मान लीजिए P1 मान लीजिए, और उनके आयतन को V1 मान लीजिए, तो अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, उनका जो प्रेशर है P2 हो जाएगा, और जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, V2 होता है ना। तो बायल्स के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पर P है वहां पर P1 हो जाएगा, और जहां V है वहां V1 हो जाएगा। K का मान निकल गया, और एक मान और है, तो अंतिम में क्या हो जाएगा, जहाँ P है वहाँ P2 हो जाएगा, जहाँ V है वहाँ V2 होगा, और K का मान कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं ये आपका प्रारंभिक अवस्था है और ये क्या है, आपका अंतिम अवस्था है। इसी को यहाँ पर डायग्राम में बता रहे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। यदि हमारे पास जो यहाँ पर भी जो आयतन है और P हमारे पास प्रेशर है, तो दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर T2 का मान अंतिम अवस्था है और T1 का मान यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, बायल्स के नियम के अनुसार। ठीक है, उनके सीधा क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए कितना अच्छा है, बताइए, एक भी कठिन नहीं है। इतना को तो आप पढ़ ही सकते हैं मेरे भाई, इतना को आप यहाँ तक पढ़ ही सकते हैं। ग्राफ को बना दीजिएगा, जो ऊपर में समीकरण दिखाए गए हैं उनको ग्राफीय रूप में पी और भी के मध्य आलेख अगर हम करें तो निम्नलिखित हमको समझ में आ रहा है। इस चित्र पे देखते हैं थोड़ा सा, प्राप्त जो वक्र है समकोणीय है ना, अति पर वलय होता है, चूंकि ग्राफ, अच्छा ये सब मत करिए, ठीक है, समतापी वक्र क्या होते हैं ये थोड़ा कर लेंगे, लेकिन इतना को आप कर ही लीजिए, इतना तक, ठीक, ऊपर को पूरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हमारे पास जो चार्ल्स के नियम होते हैं वो क्या चीज होते हैं, काफी अच्छा है। जब आप ऊपर को पढ़ लिए तो नीचे आपको समझ में आ ही जाएगा। स्थिर दाब पर, ऊपर में क्या था, स्थिर ताप पर, ये ताप हमारा स्थिर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थिर दाब पर हमारा जो प्रेशर है उनको स्थिर रखेंगे। किसी दिए गए गैस का आयतन, ये हमारा आयतन है, इसके परम ताप मतलब उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं भी प्रोपोर्शनल क्या देख पा रहे हैं, टी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हटाएंगे बच्चों समानुपाती को, तो यहाँ पर के लगा सकते हैं। इसके पहले और आपने वीडियो देखा बायल्स का जो नियम है इसी में है ना, तो वहां पर आपने देखा तो इनको भी आप समझ गए होंगे। वहां पर हम लोग टेम्परेचर को क्या रखे थे, क्या रखे थे, स्थिर रखे थे, लेकिन यहाँ पर प्रेशर को हम लोग स्थिर रखे हैं बस। जहाँ के एक क्या स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति, इनकी मात्रा और दाब पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा है।
किसी गैस का आयतन ताप के 1 सेल्सियस बढ़ाने पर अपने 0 डिग्री आयतन मतलब V0 का 1 अपान कितना हो सकता है, 273वां भाग बढ़ाता है, एवं जो टेम्परेचर होगा के 1 सेल्सियस घटाने पर भी जो हमारे पास जो आयतन उनका मान हो जाएगा 273वां भाग क्या होता है, घटता है। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं VT लिख सकते हैं इक्वल टू V0 प्लस V0 मल्टीप्लाई T टेम्परेचर है, और 273 भाग क्या हो रहा है हमारे पास, बढ़ रहा है। चार्ल्स के नियम के अनुसार हम देख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर हम लोग, हाँ अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं। V0 को हम लोग क्या निकाल दिया, कॉमा, तो यहाँ पर V0 निकल गया कॉमा के रूप में, तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब प्लस यहाँ V0 तो निकल गया है, तो यहाँ क्या बचा, T बचा, अपान 200 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अतः जो V और T के मध्य अगर ग्राफ को देखें तो ग्राफ में देख पाए कि स्थिर दाब पर खींचा गया है, अतः इसे समतापी वक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। अच्छा, ग्राफ को हम लोग ऊपर में, अच्छा ऊपर वाला ग्राफ को ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आदर्श गैस के लिए समीकरण अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने आपको बायल्स के नियम और चार्ल्स के नियम दोनों को समझा दिया। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो देख के बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को पढ़ें। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इनके और टॉपिक को देखेंगे, कवर करेंगे। हमको कम से कम इसमें से 4 या 5 लेक्चर में हमको इनको कवर करना है। ठीक है, तो इन चारों पांचों वीडियो को देखिएगा, और ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा छोटा है, और इनको करिए। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जो हमारा तीसरा यूनिट है उनको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। जैसे मैं अभी आपको लास्ट में इनको कवर कर रहा हूँ, वैसे आप पढ़ाई भी लास्ट में कवर करेंगे। पहला चैप्टर, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और चौथा यूनिट को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए तन मन धन के साथ। लास्ट में आप जाइएगा तीसरा जो हमारा यूनिट है, यहाँ पर जो हमारा 7वां चैप्टर है, 8वां और 9वां। ठीक है, तो इनको अच्छे से करिए बच्चों। जो भी यूनिवर्सिटी से और आपके दोस्त मित्र बैठ के पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे के कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनको जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, और हमारे चैनल को थोड़ा प्रचार प्रसार में लेके जाइए। हम आपके हित के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि सर का थोड़ा सा हेल्प करें। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।